शर्मा परिवार का परिवार बहुत संस्कारी था। घर के मुखिया शर्मा जी, उनकी पत्नी सविता, बेटी सीमा और उनका बेटा राहुल साथ रहते थे। राहुल की शादी को लेकर सविता के मन में एक उत्साह था। हर कोई अपने अपने सपने और उम्मीदें लिए बैठा है। मम्मी, अब तो भैया की शादी पक्की हो जानी चाहिए, उम्र भी हो चली है। बिल्कुल, अब तो लड़कियां खुद पूछने लगेंगी, राहुल बाबू कमारे कैसे? अभी कोई ढंग की लड़की मिल नहीं रही, ये भी कोई काम है? लड़की नहीं मिल रही या भैया ही तैयार नहीं है? सब सुन रहा हूँ मैं। बेटा अब तो तू भी सोच ले, घर सुना सुना लगता है। हम तो कब से कह रहे हैं, घर में बहू आएगी तो रौनक आ जाएगी। मुझे तो भाभी से सबसे पहले अपनी शॉपिंग करवानी है। शादी कोई खेल नहीं है, सोच समझ कर करना चाहिए। तू ही बता, कोई है क्या तेरे दिल में? अरे अगर किसी को पसंद करता है तो बता दे बेटा। अभी कुछ तय नहीं है, पर कुछ बातें दिमाग में चल रही है। अरे हमें तो बता, तेरे लिए अगर सही होगा तो हम साथ हैं। हाँ बेटा, शादी तेरी है पर फैसला घर का भी तो होता है। चलो लिस्ट बनानी शुरू करो, भाभी में क्या क्या चाहिए। काश सब कुछ इतना आसान होता। रोज रोज शादी की चर्चा सुनकर राहुल अब परेशान हो चुका था। वो मन ही मन फैसला करता है कि अब और सच नहीं छुपाएगा। वो अपनी माँ सविता को बता देगा कि वो गुप्ता जी की बेटी सोनम से प्यार करता है। माँ, एक बात कहनी थी आपसे। बोलना बेटा, क्या बात है? पर आप पहले वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगी। अरे बाप रे, इतना डर क्यों रहा है? कुछ गलती की है क्या? नहीं माँ, पर बात दिल की है और बहुत वक्त से दिल में दबाई हुई है। अरे अब तो डरा ही दिया तूने, साफ साफ बोल बेटा, क्या हुआ है? माँ, मुझे प्यार हो गया है। अरे आखिरकार तूने मान ही लिया। मतलब? ये बता, कौन है वो लड़की? गुप्ता जी की बेटी सोनम। सोनम? हाँ माँ, हम कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, अब भी बात होती है। बहुत अच्छी लड़की है माँ, समझदार है, सुलझी हुई है। देख बेटा, बात कोई छोटी नहीं है, पर तूने इतने साल कुछ बताया ही नहीं। डरता था माँ, कहीं आप और पापा नाराज ना हो जाओ। तेरे पापा पुराने ख्यालों के हैं बेटा। आपको सोनम के फोटो दिखाऊं माँ? हाँ बेटा दिखा, मैं भी देखूं कैसी पसंद है तेरी। राहुल जब सविता को सोनम की फोटो दिखाता है तो सविता का चेहरा उतर जाता है। उसे लड़की पसंद नहीं आती, ऊपर से उसे लव मैरिज का ख्याल भी कभी पसंद नहीं था। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। माँ देखो, ये है सोनम। हमेशा की तरह फोटो में तो सब अच्छे लगते हैं। मतलब? बेटा दूर के ढोल अक्सर सुहाने लगते हैं। माँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं उसे जानता हूँ, प्यार करता हूँ। जानता है या सिर्फ सोचता है कि जानता है? मैं 2 साल से उसे जानता हूँ माँ, खेल नहीं है ये। तो क्या 2 साल में सब समझ में आ जाता है? जिंदगी पूरी उसके साथ काटनी है। तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? वो पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। संस्कार फोटो से नहीं दिखते बेटा, मुझे वो लड़की जम नहीं रही। आपने तो बस एक नजर देखकर फैसला कर लिया। तू मेरा इकलौता बेटा है राहुल, तुझसे उम्मीदें है। तो क्या प्यार करना गुनाह है माँ? नहीं, पर बिना सोचे समझे प्यार कर बैठना बेवकूफी है। मैंने बहुत सोचा है माँ, दिल से दिमाग से दोनों से। तू समझता है कि ये सब फिल्मी कहानियां असली जिंदगी में भी चलती है? माँ, मैं आपसे पूछने नहीं बताने आया हूँ, पर आपकी रजामंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सुन ले, मेरी मर्जी इस रिश्ते में नहीं है। इतनी आसानी से इनकार कर दोगी माँ? हाँ, क्योंकि लव मैरिज में बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं तुझ पर करती हूँ बेटा, पर उसके इरादों पर नहीं। वो कोई गलत लड़की नहीं है माँ। तेरे लिए नहीं होगी, पर मेरी नजरों में बहू बनने लायक भी नहीं है। तो आप क्या कभी नहीं मानेंगी? नहीं, ना आज ना कल। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ तेरा रिश्ता नहीं करूंगी। राहुल चुपचाप बैठा रह जाता है और सविता अपने कमरे में चली जाती है। टूटे दिल के साथ वो अपनी बहन सीमा से बात करता है। सीमा अपने भाई का दर्द समझकर उसे हिम्मत देती है और माँ को मनाने का वादा करती है। भैया इतनी रात को? सीमा, एक बात करनी है। बोलो ना, क्या बात है भैया? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम सोनम है। क्या बात है भैया, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपसे नाराज भी। मुझसे नाराज क्यों है? आपको प्यार हो गया, मुझे भाभी मिल गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैंने माँ को बताया था। और क्या कहा माँ ने? माँ ने मना कर दिया सोनम के लिए। क्या?
लेकिन क्यों? उन्हें लड़की पसंद नहीं आई और ऊपर से लव मैरिज का नाम सुनते ही नाराज हो गई। ओह, आपको तो पता है उन्हें लव मैरिज का नाम ही पसंद नहीं है। पर सीमा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इतना प्यार करती हो? उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है सीमा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को मनाऊंगी। माँ बहुत जिद्दी है सीमा, तुझे नहीं पता। माँ मेरे बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकती, मैं उन्हें धीरे धीरे समझाऊंगी। लेकिन वो सोनम की फोटो देखकर ही नाराज हो गई। अरे दिखाओ तो सही, कौन है मेरी होने वाली भाभी? राहुल फोन से फोटो दिखाता है। सीमा अपनी होने वाली भाभी सोनम को देखकर खुश हो जाता है। ओह माय गॉड, भाभी तो बहुत प्यारी है ना? अब तो मैं खुद चाहती हूँ कि यही मेरी भाभी बने। बस माँ को मना लो यार, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते। भैया तुम चिंता मत करो। तुम सच में कोशिश करोगी? तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूं। माँ को मनाना तो छोटी सी बात है। अब लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। भाभी आएंगी ना तो सबसे पहले मेरी शॉपिंग होगी। अगर तुम माँ को मना ले तो तू जो कहेगी करूंगा। डन डन डन, बस उदास मत हो भैया, अब तुम्हारी बहन सब संभालेगी। सीमा और राहुल की मुस्कान एक नई उम्मीद लेकर आती है। सीमा अपनी माँ सविता से बात करती है। माँ आखिरकार मान जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। माँ एक बात कहनी थी। बोल बेटा, लेकिन हाँ, राहुल के बारे में कुछ मत कहना। माँ आप जानती है भैया कितना टूट गए हैं। हाँ, टूटने वाले को जोड़ना जरूरी नहीं होता। पर माँ वो लड़की गलत नहीं है, आप बस एक बार मौका तो दो। मौका? आजकल की लड़कियां मौका पाने में ही तो माहिर होती हैं। माँ हर लड़की एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, और हर माँ भी एक जैसी नहीं होती। आप तो हमेशा कहती थी आप अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहती। चाहती हूँ, पर आंख बंद करके नहीं बेटा। तो फिर आंख खोलकर देखिए ना, लेकिन देखने से पहले ही तो फैसला मत लीजिए। सविता कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक बहुत शांत आवाज में बोलती है, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। सच माँ? पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं उस लड़की के घर 1 महीने के लिए नौकरानी बनकर रहूंगी। क्या? हाँ, जो लड़की मेरी बहू बनेगी उसकी असलियत मुझे अपनी आंखों से देखनी है। माँ ये आप क्या कह रही हो? मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी किसी धोखे के हाथ में नहीं सौंप सकती। इतने में राहुल आ जाता है, अपनी बहन और माँ की बात सुन लेता है। माँ आप ये कैसे शर्त रख रही हैं? सिर्फ 1 महीना बेटा, अगर लड़की वाकई तेरे प्यार के काबिल हुई तो मैं खुद तेरी शादी कराऊंगी। आप मेरी माँ है, नौकरानी नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए अपनी नजर से सब देखना चाहती हूँ। माँ घर वाले क्या कहेंगे गुप्ता जी? उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं किसी एजेंसी से भेजी हुई नौकरानी बनकर वहां काम करूंगी। पर ये तो हद है माँ। हद से बढ़कर भरोसा टूटना बुरा होता है बेटा। और अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं उन्हें सच बता दूंगी कि एक माँ हूँ और मुझे अपने बेटे की जिंदगी की कीमत पता है। इतने में शर्मा जी यानी कि राहुल के पापा कमरे में आते हैं। क्या तमाशा चल रहा है? पापा, माँ एक शर्त पर मेरी शादी के लिए राजी हुई है। कौन सी शर्त? माँ सोनम के घर नौकरानी बनकर रहना चाहती है। सविता, ये पागलपन है। ये माँपन है, पागलपन नहीं। घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर बहू गलत निकली तो इज्जत बचेगी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं माँ? बेटा तेरे इरादों पर है, पर उसके किरदार पर नहीं। माँ आपकी ये शर्त बहुत अजीब है, पर हम जानते हैं बिना इसके आप मानेंगी नहीं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा करोगी। तो देख लीजिए माँ की ममता कहाँ तक जा सकती है। राहुल अपनी बहन की ओर देखता है। सीमा धीरे से सर झुका लेती है। सबको पता था कि ये शर्त माने बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, 1 महीना, लेकिन वादा करो अगर सब ठीक निकला तो आप मना नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मना नहीं करूंगी। गुप्ता जी का परिवार दिल्ली में रहता था। घर में पत्नी सरोज, बेटा रोहन, बहू काजल और प्यारी बेटी सोनम थी, जो दिल की बहुत नेक और संस्कारी लड़की थी। सोनम बेटा रहने दे, ये काम नई काम वाली के लिए है। अरे मम्मी कोई बात नहीं, हाथ हिलाने से हाथ नहीं टूटते। सही कह रही है मम्मी जी, सोनम तो इस घर की लक्ष्मी है। हमारी सोनम जैसी बेटी सबको मिले, ना कोई नखरा ना आलस। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दरवाजा खोलता है। सामने सविता साधारण साड़ी में खड़ी है, सर पर पल्लू और हाथ में थैला लिए। जी? मुझे नौकरानी के काम के लिए भेजा गया है। तुम्हारा नाम क्या है बहन? सीता। किस एजेंसी से आई हो? जी, साई सेवा एजेंसी। ठीक है बहन, काम क्या क्या आता है?
साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन सब कर लेती हूँ। वाह, एकदम ऑलराउंडर हो। तनख्वाह 5,000 मिलेगी, रहने खाने का इंतजाम यहीं होगा। जो भी आप ठीक समझे। ठीक है, 1 महीना ट्रायल रहेगा, अगर सब ठीक रहा तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साहब। सविता घर के काम में लग जाती है। वो हर चीज गौर से देख रही है, सोनम का व्यवहार, उसके बोलने का तरीका। काकी थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो। तुम जैसे बच्चों के साथ काम करके थकान महसूस नहीं होती बेटा। इतनी प्यारी बात तो बहुत दिनों बाद सुनी। काकी, हमारी सोनम ना दिल की रानी है, सबसे पहले खुद काम कर लेगी, फिर बाकी की सोचती है। बहू बनने लायक है या सिर्फ बेटी बने रहना जानती है? सीता बहन, जरा पूजा की थाली में फूल और चढ़ा दो। जी जी, अभी लाई। सविता पूजा का सामान सजाते हुए सोनम की तरफ देखती है। वो बिना कहे पूरे घर को संभाल रही है। बेटा, ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जा। जी मम्मी, लेकिन पहले काकी को चाय दे दूं। अरे तू भी ना, तेरे दिल में सबके लिए जगह है। हाँ मम्मी जी, हमारी सोनम सबकी अपनी है। चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास, लेकिन असली रंग तो वक्त पर ही सामने आता है। सविता काम में लग जाती है, लेकिन नजरें सोनम पर टिकी रहती हैं। वो अपने पहले तरीके को अंजाम देती है। काकी, वो मेरी नीली शर्ट जरा अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, आज क्लाइंट मीटिंग है। अब देखते हो तेरी मुस्कान कब तक रहती है। सविता जानबूझकर इस्त्री देर तक शर्ट पर रख देती है। कपड़े में जलने की गंध फैलती है। अरे, मेरी शर्ट जल गई। अरे बाप रे, माफ करना बेटा, आंख लग गई थी। कोई बात नहीं काकी, गलती तो सबसे होती है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आप मेरी माँ की उम्र की हो, आप पर गुस्सा कैसे करूं? इतने भी मासूम कोई कैसे हो सकती है? सोनम जल्दी से दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस निकलती है। सविता अब भी हार नहीं मानती। वो दूसरा तरीका रसोई में आजमाती है। ये क्या बना दिया आज? सब्जी में तो नमक का पहाड़ डाल दिया। अरे, मेरी आंखों से शायद ज्यादा गिर गया। आपसे सीधी सब्जी भी नहीं बनती क्या? भाभी रहने दो ना, आज काकी ने चश्मा नहीं पहना इसलिए गलती हो गई होगी। हर बार बहाना बना लेना ठीक नहीं होता। गलतियां इंसान से ही होती है, और वैसे भी नमक ज्यादा हो तो हम लोग मीठा खा लेंगे। सविता चुपचाप सोनम को देखती रहती है। उसके मन में फिर भी शक बरकरार रहता है। वो अब अपना तीसरा तरीका अपनाती है। ये क्या रखा है टेबल पर? मछली? क्या? हमारे घर में मांस? ये कौन लाया? मैं ले आई, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा। आपको थोड़ी भी समझ है? घर के नियम तो पता चल ही गए होंगे। हमारे घर में कभी प्याज लहसुन नहीं बना और ये सीधे मछली उठा लाई। भाभी माफ कीजिए, ये गलती मेरी है। मैंने ही इंग्लिश में कुछ कहा था, काकी को गलतफहमी हो गई। और तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें भेजने की? मेरी गलती थी मम्मी, अगली बार ध्यान रखूंगी। बड़ी तेज हो गई है ये नई नौकरानी। घर के नियम कायदे का कुछ मतलब है कि नहीं? बचाने आई है, लेकिन असलियत अब भी छिपी है। सब नाराज होते हैं, लेकिन सोनम का झूठ माहौल को शांत कर देता है। सविता की नजर अब और गहराई से सोनम पर टिक जाती है, पर विश्वास तो अभी भी नहीं होता। वो चौथा तरीका आजमाने को तैयार होती है। काकी रुकिए, इतनी भारी बाल्टी क्यों उठा रही है? कपड़े सुखाने हैं बेटा, तुम्हारी मीटिंग में डिस्टर्ब हुआ हो तो माफ करना। काकी मीटिंग बाद में होती रहेगी, आपकी सेहत पहले। अब क्यों जान जोखिम में डाल रही हैं? फिर से वही, ये लड़की रुकती क्यों नहीं? आप बैठिए, मैं छत पर फैला देती हूँ। सोनम बाल्टी उठाकर ऊपर चली जाती है। सविता उसे देखती रह जाती है। सविता हैरान, चुप और भीतर से थोड़ी पिघल भी रही थी, पर मन में कहती है, अब की बार ऐसा होगा जो इसके सब्र को तोड़ डालेगा। मेरा अगला तरीका आखिरी होगा। और सविता चलती है आखिरी चाल। जानबूझकर एक कीमती ज्वेलरी सेट एक अलमारी से दूसरी में रख देती। घर में हंगामा मच जाता है और सबका शक सविता पर जाता है। अरे, मेरा हार कहाँ गया? क्या? ज्वेलरी गायब? अलमारी तो हमेशा लॉक रहती है, फिर ये गया कैसे? जब से आई है घर में चैन नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी उसी पर शक हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, चोर कभी मानता है क्या? अगर ज्वेलरी नहीं मिली तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? इतनी बड़ी होकर चोरी क्यों करूंगी मैं? उम्र बड़ी है लेकिन नीयत साफ नहीं है। बस बहुत हो गया। अब भी तू इसे बचाएगी? हाँ, क्योंकि किसी बुजुर्ग पर बिना सबूत इल्जाम लगाना पाप है। सोनम, जरा सोच समझ के बात कर। मैंने सोच लिया भैया, अगर ज्वेलरी नहीं मिली तब भी पुलिस नहीं आएगी, क्योंकि ज्वेलरी मैं खुद ढूंढूंगी।
सोनम पूरे कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। सविता चुपचाप भावहीन चेहरा लिए देख रही थी। ये देखिए, ज्वेलरी यहाँ रखी है। यहाँ? लेकिन ये अलमारी तो मैंने देखी थी। गलती मेरी है, मैंने ही ज्वेलरी को यहाँ रख दिया और भूल गई। क्या? हाँ भाभी, इस पे काकी की कोई गलती नहीं है। हमें माफ कर दीजिए काकी। हम सब ने बहुत गलत बोल दिया। सच में हमसे बड़ी भूल हो गई। सब सविता से माफी मांगते हैं। सोनम चुपचाप उनके पास बैठ जाती है। सविता की आंखें नम हो जाती है। पहली बार उसका दिल पिघलता है। ये लड़की तो सच्चे सोने जैसी निकली। शाम का समय होता है। सविता बैठक में बैठी है। वहां सभी घर वाले मौजूद है। सविता की आंखें भीगी होती हैं। सोनम, एक बात कहूं? जी काकी। तुमने इतना सहा फिर भी एक शब्द नहीं कहा। बात क्या है सीता? सच कहूं तो मेरा नाम सीता नहीं है और ये ज्वेलरी मैंने ही दूसरी अलमारी में रखी थी जानबूझकर। क्या? लेकिन क्यों? मैं इस लड़की को परख रही थी। हर दिन एक नई साजिश रची मैंने, पर ये हर बार और भी निखर कर सामने आई। मतलब आप ही? हाँ, हर गलती मेरी थी, सोनम के नहीं। मेरा नाम सविता है और मैं राहुल की मां हूं। मुझे लगा था ये लड़की मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है, इसलिए मैंने ये सब खेल रचा था। सविता जी, अब क्या कहना चाहती हैं? आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूं, अपने बेटे राहुल के लिए। बिल्कुल, हमें तो कब से राहुल के परिवार वालों से मिलने की इच्छा थी और उनकी हाँ का इंतजार था। अब मैं काकी नहीं, आपको माँ बोलूंगी। हाँ, और मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बल्कि हमेशा बेटी बना के रखूंगी। सविता के दिल का कठोर खोल टूट चुका होता है। वो गर्व से सोनम को स्वीकार करती है। आखिरकार प्यार, सहनशीलता और सच्चाई की जीत हो जाती है। लड़की वालों को लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर सोनिया के परिवार वाले गौतम के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे जिसकी साइज देखकर ही बुफे में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही था कि कब वो गिफ्ट खुले और सब देख सके कि ऐसा क्या दे रहे हैं लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वो वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने जो हमारी हैसियत का था वो दे ही दिया। अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो। बस आप मना मत कीजिएगा। वैसे अपनी हैसियत के नाम पर आपने हमें सोनिया के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समदन जी। पर इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या कलश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी, आप जरा वो गिफ्ट खोलिए जो हम स्पेशली सोनिया के लिए लाए हैं। सोनिया का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े से गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। ये क्या है सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। सोनिया को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी लैला। लैला? पर ये लैला है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समधन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है लीला, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में ही रह रही है ना। घर में पहले लीला थी, अब लैला भी आ गई। अब दोनों मिलकर हमें लाल पीला करेगी। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से लैला का हाथ पकड़े सोनिया अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह 3 बजे तक मैं रुकी रही, ये देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई? अपनी बहन। अरे तू तो बड़ी डिंगे हाँकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ये ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से चूहे के कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया। अभी भीड़ में ना तेरा चेहरा दिखा तो समझ में आया कि ये तो तेरे बोलने की आवाज है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी लीला, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ। सुबह मुंह दिखाए के वक्त देखती हूँ कितनों का मुंह बंद करती है तू। थू थू होगी तेरी, थू थू। किसी तरह गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर लीला के घर पहुंचना शुरू कर देती हैं। क्या लाई है तेरी बहू लीला? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में?
हाँ, जैसे कि तुझे बता ही देगी लीला। अरे कैश निकला होगा गिफ्ट में, धर गुल्लक में करके बैठी है मैडम। चेहरे की चमक देख कर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है लीला? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये बहू की छोटी बहन है। बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जा। लीला के बोलने की देर थी कि लैला फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स और पापड़ भी सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खाकर भी तो देखिए कैसा खाना बनाया है इसने। लैला के हाथ का बना खाना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह लैला, खाना तो जबरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी ही कर दे। इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी सोनिया को किचन में जाना पड़ता है, पर सोनिया को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वो किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी सोनिया की नज़र वहाँ पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि लैला ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था। पर वो ये समझ नहीं पाती कि लैला ने खाना तो बना लिया है, पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब सोनिया के खाना परोसने की बारी आए तो वो खाना ज़रा पका ले। पर सोनिया को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी, और वही आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर वो बाहर सभी को सर्व कर देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली। मान गए समधन जी को, दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है। चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म करते हैं। और सोनिया के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, ओथ, ये तो आधा कच्चा है। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली ही थी तो सेक भी लेती। ये तो लग रहा है रोटी बेलकर सीधा प्लेट में रख कर ले आई। सारा का सारा मूड खराब हो गया। और नाराज होकर वहां आई हुई सारी औरतें चली जाती है। अब मैं तो बेकार में ही लैला पर नाराज हो रही थी। तुझसे ज्यादा गुणवान तो ये है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसीलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी, मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिएगा, मुझे तो आए यहाँ बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं? कि तभी हवा की तेजी से लैला दिलीप के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। ये तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई, और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा लैला तुम्हें। और इसी तरह लैला घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, सोनिया नहीं। दोपहर को रसोई से निकलने के बाद सोनिया अपना हाथ दबाती हुई कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। अरे तो करती क्या है बहू? रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है, तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रखकर परोसती है, उसी में थक गई। वाह। तभी अपना सर पकड़े दरवाजे से प्रमोद वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसलिए मैं घर लौट आया। ये कहकर प्रमोद सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही है, और वो उंगलियां किसी और की नहीं, लैला की होती है। अरे करने दीजिए उसे मसाज, हो सकता है उसके मसाज करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाए। एक कप चाय पिला दे लैला, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो सोनिया के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं पर किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो सभी लैला को ढूंढते आते, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए लैला। अरे भाभी, अगर लैला चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी लैला यहाँ बस मेरी मदद करने आई थी, और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब लैला का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, ये घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का? लड़का तो हमारे सामने ही है। दिलीप, क्या दिलीप, पसंद है ना लैला? वो आपको जो सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का। अब तो टेंशन नहीं है ना लैला, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो सोनिया की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इस बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे। और चट मंगनी पट ब्याह करके लैला दिलीप की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन,
हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हम पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर ये गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी लैला, तुमने ये क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और सोचेंगे कि होम थिएटर वाली आवाज़ आएगी। क्या भैया? ये सब क्या है बहू? फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब है तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए। लैला मेरी बहन है ही नहीं, वो तो मेरी काम वाली है। पर मैंने इसे बचपन से अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा है। काम वाली को पसंद कर लिया तूने दिलीप? अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी, और उन्होंने आप लोगों से कसम लेकर मुझे दहेज में लैला दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया मेरी बहन है। अब आप लोगों को ये लैला इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। ले आई बहू। तो गौतम जी, कैसी लगी देवरानी? आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी। हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया? परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर, अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या 1-2 नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में? अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो। वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया, तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ, ठीक है। मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जागकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा हैं। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज श्यामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूँ? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा, और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का। इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है।
किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशरम लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी। ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है। गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भाग्यवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ इसमें? माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने। अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बड़ी आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी? माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूंगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ, साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी। उमा अपने बेटे आदित्य और बहू कोमल के साथ रहती है। ईश्वर की कृपा से वर्मा हाउस में किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन जब उमा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी, तभी घर के अंदर से कोमल के रोने की आवाज आती है।
मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये हॉल का एसी फिर से खराब हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में ही लिख दी है। कोमल जोर जोर से रोने लगती है। अरे कोमल बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? एसी ही तो है, ठीक हो जाएगा। आप देख नहीं रही है मम्मी जी कितनी गर्मी है, ऊपर से ये एसी भी खराब हो गया है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था ना एसी था ना ही खराब होने का झंझट। अरे बेटा, तू ऐसा कैसे कह सकती है? पहले के जमाने में भी लोग परेशान होते थे, गर्मी तो पहले भी होती थी। ये सब कहने की बात है मम्मी जी, अब कहाँ पहले जैसी बात रही। उमा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। तभी उमा ने गलती से गीले हाथों से लाइट का स्विच बंद कर दिया और उसे जोरदार करंट लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। कोमल उसे उठाकर सोफे पर बिठाती है। मम्मी जी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। आज के जमाने में कपड़े धोना भी सेफ नहीं रहा। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था, कभी इस तरह का कोई खतरा तो नहीं होता था। अरे अब इसमें जमाना कहाँ से आ गया? जमाने की ही तो बात है मम्मी जी। अब देखो ना ये वॉशिंग मशीन होती ना आपको करंट लगता। ये नए मशीनों ने जीना हराम कर दिया है हम सबका। अरे इसमें मशीन को क्यों कोस रही है बेटा? गलती तो मेरी भी थी, मैंने गीले हाथ से स्विच बंद किया इसलिए मुझे करंट लगा। ये सब ना बस कहने की बात है मम्मी जी। कुछ देर बाद घर पर पड़ोस की विमला काकी आती है। अरे विमला, बड़े दिनों बाद आई, आओ बैठो। बहू, विमला काकी के लिए चाय बना ला और हाँ कुछ नाश्ता भी बना लेना। एक काम कर, केक बना ला, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का केक खाए। जी मम्मी जी। कोमल किचन में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और अवन में केक बनाने लगती है। तभी बिना ग्लव्स पहने केक को अवन से निकालने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना? देखिए ना मम्मी जी, मेरा पूरा हाथ ही जल गया। ये आजकल की मशीनें किसी काम की नहीं, जब देखो काम बिगाड़ देती है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था। सास अपना सर पीट लेती है। अगले दिन कोमल घर का काम निपटाकर मार्केट जाने को तैयार होती है। चलो घर के सब काम निपट गए, अब बाजार जाके सब्जी और राशन का सामान ले आती हूँ। अरे पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूँ? अरे बहू, इसमें इतना टेंशन क्यों लेती है? आजकल तो सब फोन से पेमेंट कर देते हैं, तू भी फोन से पेमेंट कर देना। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो ऐसा ही करूंगी। कोमल सब्जी वाले के पास जाती है। भैया ये 1 किलो टमाटर कर दो, साथ में 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, लौकी और ये गाजर और ये थोड़ा नींबू मिर्च भी डाल देना। सब्जी वाला सारी सब्जियां पैक करता है। ये लीजिए मैडम, 200 रुपया हो गया। कोमल पर्स से अपना फोन निकालती है और पेमेंट करने लगती है, लेकिन कोमल के फोन से पेमेंट ही नहीं हो पाती। अरे ये क्या, इसमें तो पेमेंट हो ही नहीं रही, क्या करूं? फिर से कोशिश करती हूँ। कोमल 2-3 बार ट्राई करती है लेकिन पेमेंट नहीं हो रही थी। भैया जी पेमेंट नहीं हो पा रही है, क्या मैं कल पैसे देकर जाऊं? ऐसा नहीं होता मैडम, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, नहीं तो सब्जी रख दीजिए। सब्जी वाला कोमल के हाथ से सब्जी वापस ले लेता है। कोमल दुखी होकर वापस घर आती है। अरे कोमल बेटा, क्या हो गया? परेशान क्यों दिख रही है? मम्मी जी, मुझे तो ये आजकल के चोचलों ने परेशान कर दिया है। मैं घर से पैसे तो लेकर नहीं गई थी, ऊपर से एंड टाइम पर ये फोन भी पेमेंट नहीं कर रहा था। मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। क्या फायदा इतना महंगा फोन लेने का, पूरी मेहनत बेकार गई। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था, ना ये फोन से पेमेंट की सुविधा होती थी और ना ही कोई झंझट। ऐसे कैसे फोन से पैसे नहीं गए, मुझे दिखा तो। उमा फोन चेक करती है। अरे बहू, तूने पेमेंट करते वक्त पिन तो सही डाला था ना? हाँ मम्मी जी, मैंने तो सही पिन डाला था, 0000। उमा अपना माथा पीट लेती है। अरे कोमल, तुमने पिन ही गलत डाला। 4 0 नहीं है, 0001 है पिन। जब तुमने पिन ही सही नहीं डाला तो पेमेंट कैसे होती? और तुम बिना वजह फोन को कोस रही हो। वो जो भी हो मम्मी जी, लेकिन मेरी तो मेहनत बेकार गई ना। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती हूँ। बहू कमरे में आराम करने चली जाती है। ये कोमल का पहले का जमाने का पुराण बहुत हो गया। चलो अब कोमल बहू को समय में पीछे ही ले जाती हूँ मैं। उमा मुस्कुराती है। कुछ घंटों बाद कोमल सोकर उठती है तो हैरान रह जाती है। उसके कमरे का पूरा नक्शा ही बदल गया था। एसी गायब, पंखा गायब, लाइट बल्ब गायब। कोमल हैरान रह जाती है और दौड़कर कमरे के बाहर आती है। मम्मी जी देखिए ना, मेरे कमरे की सारी चीज कहाँ चली गई? जब वो बाहर आती है तो और भी हैरान।
हॉल का भी यही हाल था। लाइट नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, सोफे की जगह चारपाई रखी है, टीवी की जगह रेडियो। कोमल ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? घर का सारा सामान कहाँ गया मम्मी जी? कोमल किचन में जाती है तो देखती है अवन नहीं है, फ्रिज नहीं है, गैस चूल्हा भी नहीं है। उसकी जगह चक्की और मिट्टी के चूल्हे ने ले ली है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? घर का सामान कहाँ चला गया? तभी उमा वहां आती है। क्या हुआ कोमल, घर पसंद आया? मम्मी जी, सारा सामान कहाँ चला गया? मैंने हटा दिया सब और उसकी जगह ये सब सामान ले आई। तुम ही तो कहती रहती थी पहले का जमाना अच्छा था, तो अब से हम ऐसे ही रहेंगे। अब तो कोई समस्या ही नहीं होगी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन मम्मी जी, बिना गैस चूल्हे की चाय कैसे बनाऊंगी? ये मिट्टी का चूल्हा है ना, इस पर बना लो। पहले के जमाने में इसी पर तो बनाते थे। कोमल मिट्टी का चूल्हा जलाने लगती है, लेकिन उससे मिट्टी का चूल्हा जलाना आता ही नहीं था। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। धुआं की वजह से कोमल का खास कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी कोमल ज्यों त्यों करके चाय बना देती है। मम्मी जी, चाय। अरे बहुत देर लगा दी बहू चाय बनाने में। ऐसे ही स्पीड से काम करोगी तो बाकी काम कैसे करोगी? जाओ एक काम करो, शाम के खाने के लिए चक्की से आटा पीस लो। कोमल हैरान हो जाती है। क्या मम्मी जी, ये चक्की तो बहुत भारी है, मैं कैसे पीसूंगी आटा? क्यों? तुम ही तो कहती थी पुराना जमाना ज्यादा अच्छा था, पहले की औरतें चक्की से ही आटा पीस कर रोटी बनाती थी। कुछ भी बोले बिना कोमल चक्की से आटा पीसने लगती है। कोमल का चक्की चला चला कर बुरा हाल था। वो थक गई थी और आके चारपाई पर बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, कम से कम एक एसी तो रख सकते थे ना? अरे कैसे बात कर रही हो कोमल, ये नए जमाने की मशीन ना बेकार होती है। तो एक काम कर, ये हाथ पंखा ले ले और मुझे भी हवा कर दे। कोमल हवा करने लगती है। बस बस मम्मी जी, अब और हवा नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। कोमल रसोई में जाती है तो वहाँ फ्रिज तो था ही नहीं। अरे फ्रिज ही नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊंगी मम्मी जी? कोमल बेटा, क्यों परेशान होती है? वो मिट्टी का घड़ा है ना, जाओ उससे पी लो पानी। कोमल घड़े से पानी पीती है। मम्मी जी, इसमें उतना ठंडा पानी नहीं है जितना फ्रिज में हुआ करता था। अरे तो क्या हो गया बेटा, पानी तो पानी है, पी लो। और उसके बाद ना सारे मसाले पीस लेना, शाम को खाने में लगेंगे ना। मम्मी जी, मिक्सी नहीं है ना, कैसे पीसूंगी? उमा ओखली और मुसल उसके आगे कर देती है और कहती है, इससे। मुंह बनाते हुए कोमल मसाले पीसने लगती है। वो बहुत बुरी तरह थक गई थी। बस मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, आज ऑनलाइन खाना मंगा लेती हूँ। कोमल अपना फ़ोन उठाने जाती है तो उमा उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। अरे ना ना बहू, ये क्या कर रही है? पहले के ज़माने में ये ऑनलाइन खाना ना होता था, पूरा खाना अपने हाथों से बनाना पड़ता था। अब जब हम पुराने ज़माने के हिसाब से जी रहे हैं तो खाना तो तुम ही बनाओगी ना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन तक भी नहीं जा सकती। पता नहीं पहले के ज़माने में औरतें इतना काम कैसे कर लेती थी। इससे अच्छा तो आज का ज़माना है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि पहले का ज़माना बुरा था और अब का ज़माना अच्छा है। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का ज़माना बुरा नहीं था। पहले ये सब आधुनिक मशीन नहीं होती थी, इसलिए औरतें सारे काम खुद से अपने हाथों से करती थी। जैसे कुएं से पानी लाना, चक्की चलाना, मिट्टी का चूल्हा बनाना, मसाले पीसना। ये काम ना बहुत मेहनत के होते थे, इसलिए इन सब कामों को करने से अच्छी खासी कसरत हो जाती थी, जिससे पहले की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। वहीं आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग ये सब काम हाथों से नहीं कर पाते, इसलिए समय बचाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो कोई भी ज़माना बुरा नहीं है। जैसा वक्त होता है इंसान वैसे ही सारी चीज़ें सीख जाता है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब से मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान नहीं होंगी। उमा फ़ोन उठाती है। तो इसी बात पर ऑनलाइन खाना मंगाया जाए। हाँ, पिज्ज़ा और आलू पूरी मंगाते हैं, आज के ज़माने की भी और पुराने ज़माने की भी। दोनों मुस्कुराती हैं। बहू का शोषण
राघव के परिवार में उसकी पत्नी निधि और उसकी माँ सुमित्रा रहते थे। निधि की नौकरी काफ़ी अच्छी होने की वजह से उसे अपने ऑफिस से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। राघव की नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी और इसलिए पूरा परिवार निधि की कमाई पर निर्भर था। सुमित्रा को अपनी बहू निधि की नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए दिन किसी न किसी बात पर निधि से झगड़ा किया करती। और ऐसे ही एक सुबह जब निधि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो एक बार फिर सास बहू के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए मैंने दोपहर के खाने की तैयारी नहीं की है। सब्जी काट कर रख दी है, प्लीज़ खाना बना लेना। हाँ हाँ, तुम तो नौकरी करती हो ना, अपनी सास को नौकरानी समझती हो। सुबह सुबह मुझे ऑर्डर देकर जा रही हो। अरे माँ, हो सकता है ना उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम हो। तुम अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद करो। अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे काम करने का ऑर्डर देती फिरे। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि ऑफिस का ज़रूरी काम है और मैं देर से नहीं जा सकती। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। इतना कहकर निधि घर से बाहर निकल जाती है और सुमित्रा उससे बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है। शाम के वक्त जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर वो बेहद परेशान थी। निधि बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और ये देखकर सुमित्रा फिर से गुस्से में आ गई। अब दिन का खाना मैंने बना दिया तो क्या चाहती हो कि रात का भी मैं ही बनाऊं? अरे ये क्या तरीका है? ऑफिस से आकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे माँ, चुप हो जाओ ना, मैं जाकर निधि से बात करता हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो बाहर से खाना मंगवा लो। अब मुझसे मत कहना कि शाम का खाना भी मैं ही बना दूं। वैसे भी तुम्हारी बीवी को ना आदत पड़ गई है ऑफिस से आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाने की। एक मिनट माँ, मुझे उससे बात तो करने दो, पता तो करने दो आखिर बात क्या है। आपने देखा नहीं निधि कितनी उदास लग रही थी। इतना कहकर राघव अपने कमरे के अंदर जाता है। निधि चुपचाप लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ निधि? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बात दरअसल ये है राघव कि मेरा जो बॉस है ना, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मुझसे कुछ अजीब तरीके से बात करता है। ऐसा कई दिनों से चल रहा है। मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी लेकिन फिर मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी होगी। ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे मिस्टर शर्मा ने जो इतनी परेशान हो रही हो तुम? आज ऑफिस में एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कहने लगे, निधि तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे बहुत पसंद हो। अरे तो उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ की, ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं राघव, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मिस्टर शर्मा की बातें और उनका मुझे देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निधि। तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो और ठीक है ना, ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना आना चाहिए ना। मुझे लगा राघव तुम मेरी परेशानी को समझोगी। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जॉब करने वाली हर लड़की के साथ ये सब होता है। इस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार जो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा भी। राघव की बात सुनकर निधि उदास हो जाती है। उसे लगा था कि शायद राघव उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों तक निधि बहुत उदास रहने लगी थी। सुमित्रा ने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था, लेकिन सास होने के नाते उसने अपनी बहू से इस बारे में कभी बात नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए और फिर एक दिन निधि ने अपने ऑफिस से राघव को फ़ोन लगाया। राघव, बस अब बहुत हो चुका है, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। तुमने फिर से वही बात करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। कैसी बात करते हो तुम राघव? मिस्टर शर्मा आए दिन मुझसे अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। एक मिनट भी इस ऑफिस में रुकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है निधि, एक काम करते हैं, घर आकर बात करते हैं। अभी तुम ठीक से काम करो और प्लीज़ गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और निधि उदास होकर अपने काम में बिजी हो गई।
शाम को जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि राघव घर पर नहीं था। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय भी बना दो। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, बस ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए। पता नहीं ऐसा कैसा ऑफिस है तुम्हारा जिसमें रोज ही ज्यादा काम होता है। सुमित्रा की बात सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, तुम तो रोने लग गई। अब ऐसा भी क्या कह दिया? चाय बनाने के लिए ही तो कहा है ना मैंने। तो मैंने कब कहा मम्मी जी कि आपकी चाय बनाने की वजह से मैं रो रही हूँ? इंसान की जिंदगी में और भी तो परेशानियां हो सकती है ना। आप हर बात को अपने आप से क्यों जोड़ लेती हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा अब देखो उल्टा जवाब देती रहती हो। रहने तो कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। निधि सुमित्रा की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाती है और सर्व करके घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद जब राघव घर आता है तो वो सुमित्रा से निधि के बारे में पूछता है। सुमित्रा उसे कहती है कि निधि का मूड खराब है और वो छत पर बैठी हुई है। वैसे आजकल क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? बात बात पर मुंह फुला लेती है। जब देखो चेहरा उदास रहता है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में काम ज्यादा होगा या हो सकता है बॉस ने कुछ कह दिया हो इसलिए वो उदास होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे कोई नहीं समझ सकता। अब पिछले 2 घंटे से छत पर बैठी है। खाना बनाने का टाइम हो गया लेकिन यह नहीं कि महारानी नीचे उतर कर आ जाए। क्या कर सकते हैं मम्मी, मैंने कितनी बार समझाया लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही जाकर देखती हूँ आखिर ऐसा भी क्या कर रही है। छत पर इतनी खुली हवा खाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे कौन सी आफत आ गई उसकी जिंदगी में? सुमित्रा निधि के पास छत पर जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि निधि छत की बाउंड्री के एकदम पास में खड़ी होकर नीचे की तरफ झांक रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक कदम और आगे बढ़ती तो नीचे गिर जाती। पागल हो गई हो क्या? सुमित्रा की बात सुनकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? देखो तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन इस तरह से रो मत। मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं? मैं घर के काम की वजह से नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्या बात है? मम्मी जी मेरा जो बॉस है, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं? अरे ये बात सबसे पहले तुम्हें राघव को बतानी चाहिए थी। मैंने बताया था मम्मी जी, लेकिन राघव ने कहा कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो हमारे सामने पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है राघव। एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं राघव को कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। निधि अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब निधि सोकर उठती है तो देखती है कि सुमित्रा घर पर नहीं थी। राघव, मम्मी जी कहाँ गई हैं? पता नहीं, मुझसे कह रही थी कि निधि को कहना ऑफिस से छुट्टी ले ले, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो बाहर गई हैं। मम्मी जी कुछ भी समझती नहीं। मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती। राघव एक तो वैसे ही वो शर्मा मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और ऊपर से मम्मी जी। लेकिन सुमित्रा के घर पर न होने की वजह से निधि को छुट्टी लेनी ही पड़ी। कुछ घंटों के बाद सुमित्रा घर लौट आई और उसने निधि से कहा कि अगले दिन वो ऑफिस जा सकती है। अगले दिन डरते और घबराते हुए निधि जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसकी बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देखो निधि, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत हुआ है। मैं उन बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन सर अचानक, मेरा मतलब। मुझे माफ़ कर दो निधि। मुझे एक औरत की इज्जत समझनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। थैंक यू सर। अच्छा हुआ आप समझ गए, वरना मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ती। अगर थैंक यू बोलना है तो अपनी सास को बोलो निधि। कल वो ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बिहेवियर की वजह से किस तरह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है।
मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वर्क प्लेस पर अगर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो तो वाकई उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब मम्मी जी ने मेरी मदद की है, ऊपर से कितनी भी सख्ती दिखाती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुसीबत के वक्त वो हमेशा मेरा साथ देंगी। सुधा एक वर्किंग वाइफ और बहू थी। सुधा के बाहर काम करने से ना तो उसकी सास को कोई दिक्कत थी और ना ही पति को। ऐसे ही एक सुबह सुधा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए आज आने में देर हो जाएगी। आप मेरा और रोहित का इंतजार मत करना और खाकर सो जाना। पर बहू कितना समय लग जाएगा तुझे आने में? अगर 8-9 बज जाएंगे तो भी हम तेरा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि बहू तेरे बिना ना ये घर बहुत खाली लगता है। माँ जी गंगू है ना आपका ख्याल रखने के लिए, मैं उससे कह दूंगी वो आपको अकेली ना छोड़े। सुधा अपनी सास को समझाकर वहां से चली जाती है और गंगू कुंती का ख्याल रखने लगती है। गंगू बेटा, शाम हो रही है, जरा चाय तो पिला दे। जी मैम साहब, मैं अभी बनाकर लाती है आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गंगू चाय बनाकर कुंती को देती है। कुंती और गंगू एक साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ कुंती की बेटी नेहा अपने पति मोहित के साथ आती है और वो अपनी माँ को इस तरह चाय पीता देखकर बोलती है, क्या बात है माँ, अकेले अकेले चाय पी रही हो? अपनी बेटी दामाद को चाय नहीं पूछोगी? अरे नेहा, दामाद जी आप दोनों यहाँ आइए बैठिए। कुंती की बात सुनकर नेहा और मोहित बैठ जाते हैं, जिसके बाद कुंती गंगू को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। गंगू भी चाय और नाश्ता लाकर देती है। घर में गंगू और कुंती को अकेला देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी भाभी अपने ऑफिस गई है। मैं घर में बोर ना हो जाऊं इसलिए तेरी भाभी ने गंगू को इस घर में रख लिया है। अब ये ना यहीं रहती है, घर का काम करती है, साथ में मेरा ख्याल भी रखती है। मैं भी गंगू के साथ रह लेती हूँ, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। भाभी ने बिल्कुल सही किया। देखो वो बाहर जाकर भी आपका कितना ख्याल रखती है, लेकिन आपकी बेटी है जो हर वक्त लड़ती रहती है। हाँ हाँ, आपको तो मुझ में कमी ही दिखेगी। अगर मुझ में इतनी ही कमी है तो कर लेते ना किसी और से शादी, क्यों कि मुझसे शादी? देख रही है मम्मी जी आप किस तरह से मुझसे लड़ रही है। मैंने इसको घर पर बस इतना कहा कि भाभी बाहर जॉब कर रही है, अगर तुम भी भाभी की तरह बाहर काम करोगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरे इतना बोलते ही मुझसे और मेरी माँ से ये इतना लड़ने लगी कि आपको क्या ही बताऊं, और जिद करने लग गई कि मुझे मेरी माँ के घर जाना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। नेहा बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम लाड़ झगड़ कर आई हो, ये बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना। माँ मेरी बात तो सुनो, मेरे बस की नहीं है बाहर जाकर काम करना, और अगर मुझे कोई प्रेशराइज करे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको भी मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है नेहा, ये तेरा भी घर है, तेरी मर्जी, तू जितने दिन यहाँ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। मैं इसे बस यहाँ छोड़ने के लिए आया था। जब इसको लगे कि इसे वापस अपने ससुराल जाना चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुंती अपनी बेटी नेहा को समझाने लगती है। काफ़ी समझाने के बाद भी नेहा नहीं समझती और अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। देर रात जब रोहित और सुधा घर आते हैं तो वो दोनों नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे ननद जी, आप यहाँ कब आई? बस आज सुबह ही आई, जब आप माँ को इस नौकरानी के साथ छोड़ कर गई थी। अरे आप माँ का ख्याल नहीं रख सकती, कम से कम माँ की जिम्मेदारी किसी नौकरानी के हाथ तो मत दीजिए। नेहा, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है तो किस तरह की बात कर रही है? ये तेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। रोहित की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुधा और रोहित अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुंती अकेली। क्योंकि सुधा बाहर काम करती थी और मोहित भी नेहा को बाहर काम करने के लिए कहता रहता था, सिर्फ इसलिए नेहा को सुधा से जलन होने लगी थी। नेहा अब मौका देखते ही अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है। मैम साहब, खाना तैयार हो गया है, आप कहे तो मैं आपका खाना निकाल दूं? हाँ हाँ, निकाल दे गंगू। गंगू और कुंती को इस तरह बात करता देख नेहा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, तुझे मेरे लिए बुरा क्यों लगता है? मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, ना तेरी भाभी किसी चीज की कमी होने देती है मुझे। माँ, मुझे आपके लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आपके पास बहू होने के बाद भी आप अकेली रहती हैं, वो भी इस नौकरानी के साथ। बताइए, आपके लिए नौकरानी रख दी गई है, आपका सारा काम मैं ही कर देती,
लेकिन क्या करूं, मेरी भी तो शादी हो गई है अब, और शादी के बाद तो बेटी पराया धन हो जाती है। पराया धन किसी के घर में जाकर अपनी थोड़ी ना चलाएगा। अरे जो ख्याल अपने घर वाले रखते हैं ना अपनी सास और माँ का, वो एक नौकरानी कभी नहीं रख सकती। ये तो क्या बोल रही है नेहा? गंगू मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और उसको मैंने कभी नौकरानी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है उसको। गंगू और सुधा की तरफदारी सुनकर एक बार फिर नेहा का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। तब वो अपनी भाभी का स्टेटस देखती है जो कुछ लड़कों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। ये देखकर नेहा एक बार फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास। माँ, मैं कह देती हूँ, आप भाभी पर ना लगाम लगा लीजिए, नहीं तो वो किसी दिन आपकी नाक कटवा कर मानेगी। अरे उनका बस चले ना तो वो इस घर की इज्जत को बाजार में उछाल कर रख देगी। मैं बोलती हूँ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा होते हो, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बता, तू क्यों इतना भड़क रही है? आखिर बात क्या है? किस वजह से तू अपनी भाभी पर इतना गुस्सा कर रही है? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपने फ़ोन में अपनी भाभी की फ़ोटो दिखाती है। देख लो अपनी बहू को, कैसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हर समय भाभी आदमियों के साथ रहती है। आदमियों के साथ भाभी का उठना बैठना खाना पीना सब है। अरे अगर 4 लोगों ने देखा ना तो वो लोग आपस में यही कहेंगे कि कुंती ने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो आदमियों के साथ उठ बैठ रही है। कुंती की बहू को अपने घर की इज्जत की परवाह ही नहीं है। नेहा के फ़ोन में सुधा को उसकी कंपनी वालों के साथ देखकर और नेहा की बातों से कुंती गुस्से में आ जाती है। तो सही कह रही है नेहा, आने दे बहू को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। इसने तो हमारी इज्जत उछाल कर रख दी है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये मेरी इज्जत को तार तार करके रख देगी। अब देखती हूँ भाभी को माँ बाहर काम कैसे करने देती है। आखिरकार नेहा अपनी माँ के कान भरने में कामयाब हो ही जाती है और वो अपनी माँ को भड़का देती है। कुंती भी अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। शाम को जब सुधा अपने घर आती है तब वो कुंती को ऐसे गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? कुंती कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां आ जाता है। रोहित को देखकर कुंती उससे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह कुंती हॉल में बैठी थी, तभी वहां नेहा आती है और अपनी माँ के कान एक बार फिर भरने लगती है। माँ, कल रात तो आप बड़ा गुस्से में कह रही थी, आने दो, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ, और रात को जब भाभी आई तो आप चुप क्यों हो गई? नहीं बेटा, मैं चुप नहीं हूँ, बल्कि इसको तो मैं अब बताऊंगी, तो बस देखती जा। कुंती अब गुस्से में अपनी बहू को बुलाती है। बहू, ए बहू कहाँ है? जरा बाहर तो आ, बात करनी है तुझसे। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुधा अपने हाथ में 10,000 रुपये लेकर आ जाती है, जहां वो अपनी ननद को भी देखती है। अपनी ननद को देख सुधा उसे इग्नोर करती है और अपनी सास के हाथ में 10,000 थमा देती है। मम्मी जी, पहले आप ये पैसे रख लीजिए, मेरी सैलरी आ गई थी कल रात, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना तो दे नहीं पाई, पर अभी आपको ये पैसे दे रही हूँ, ठीक है? हाँ बताइए, आप क्या बात करना चाहती थी? कुछ कहना था आपको? अपने हाथ में 10,000 देखकर कुंती का मुंह बंद हो जाता है और वो एक बार फिर अपनी बहू की तरफ हो जाती है और उसकी तरफदारी करने लगती है। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ तुझे कुछ कह रही थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तेरी ननद घर में खाना बनाएगी। वो कह रही थी कि उसकी शादी हो गई है, नहीं तो वही इस घर में खाना बनाती। तो मैंने भी बोल दिया, क्या हो गया, शादी के बाद भी तो बेटी जब अपने घर आती है तो बेटी बनकर ही आती है ना। क्यों नेहा बेटा, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। सुधा बहू, आज नेहा खाना बनाएगी, तो आज तू टाइम से घर आ जाना, लेट मत करना। जी माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी। सुधा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी ननद से कहती है, ननद जी कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना बोलकर अब सुधा वहां से चली जाती है तो वहीं उसकी ननद का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद नेहा भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह एक बार फिर सुधा का घर पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। छोटी मोटी बहस तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से हुई थी। मस्ती लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, उसी तरह इनका जीवन भी गुजर रहा था। एक बार की बात है,
राहुल, आप बिल्कुल बदल गए हो। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, मूवी भी नहीं दिखाते हो, यार सुनते ही नहीं हो, आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते हो। छोटी बच्ची हो क्या? राहुल, छोटी बच्ची तो नहीं, लेकिन उम्र में तो आपसे छोटी ही हूं ना मैं। अच्छा मैडम, चलो मैं अब ऑफिस के लिए जाऊं? अरे मेरी बात नजरअंदाज करके जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब आप किसी और को घुमाने ले जाने लगे हो। मुझसे तो मन नहीं लगता ना आपका। अरे पगली, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? किसको लेके जाऊंगा घुमाने? ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ना, थप्पड़ क्यों मारा? यही मेरा प्यार है। चलो बाय, मुझे देर हो रही है। ऐसे कौन प्यार जताता है थप्पड़ मार के? फिर सोनिया अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में जब वो कपड़े धो रही थी तभी, बहू कहाँ है? मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। हाँ थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धो के आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा का समय निकल जाएगा। तू आके बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी, आप ना वो ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर में वही खाने के लिए कहा है। बहू ने ब्लू वाली गोली तो बोली, लेकिन यहाँ तो दो दो गोलियां हैं, एक स्काई ब्लू और एक नेवी ब्लू। इसमें से कौन सी ब्लू लेनी होगी? शायद यही स्काई ब्लू, यही खा लेती हूँ। वहीं शाम के समय सोनिया की सास की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और जब राहुल घर आता है, सोनिया, माँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं दोपहर में दवाई खाने के बाद माँ जी कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद तब से आराम ही कर रही हैं। 5 घंटे हो गए, अब तक आराम? बेटा, तेरी माँ कमरे में काफी देर से सोई है, अब तू ही जाके देख के क्या हुआ है। माँ क्या हुआ? काफी देर से सो रही हो। राहुल माँ का टेम्परेचर चेक करता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार था और वो दर्द से तड़प रही थी। ये क्या? इनको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ, अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली थी, जिस कारण इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर से ऐसा कभी ना हो। जी जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब ठीक हो गया, अच्छा हुआ, वरना माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आज माँ की तबीयत खराब होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ही कारण माँ की हालत सीरियस हो गई थी। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें उनकी दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है? लेकिन मैंने तो आज माँ को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि माँ ब्लू वाली दवाई खानी है। अब राहुल को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाई है। नॉनसेंस औरत, किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं सोनिया पड़े पड़े बिस्तर पर रो रही थी। सब मेरी ही गलती है, काश मैं माँ को समय से दवा दे देती, आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गया। वहीं आए दिन किसी न किसी बात पर राहुल की आदत हो गई थी सोनिया पर हाथ उठाने की। फिर एक दिन, सुनिए जी, ये बिजली का बिल आपके मोबाइल में ऐप है ना, उससे भर दीजिए ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बिल के पैसे जमा करके आओ। अरे घर में 70 काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। वहीं घर में ज्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल भरने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा, अब क्या करूं? वहीं जब रात में सब डिनर कर रहे थे तभी घर की लाइट्स कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बाहर तो लाइट है। बेटा देख तो, कहीं किसी ने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी राहुल स्विच चेक करके आता है।
सोनिया, लाइट बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम। तभी गुस्से से राहुल सोनिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और उससे ज्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया गुस्से से रोते हुए कमरे में चली जाती है। बेटा, तूने बिना मतलब बहू पर हाथ उठा दिया। उसने तो तुझसे कहा था ना बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे अनसुना करके चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से। तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और बहू को दोष दे रहा है। अरे चुप रहिए ना आप, ये उन दोनों के बीच का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो बहू को करना चाहिए था ना काम। अरे ऐसे भी घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है वो। वहीं लाइट ना होने के कारण रात भर सभी को गर्मी से नींद नहीं आती और सुबह सभी को उठने में देर हो जाती है। मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक नहीं बनाया। वो देर से उठने के कारण ना लेट हो गया बनाने में। बस बहुत हुआ, दिन ब दिन आलसी और कामचोर होती जा रही हो तुम। इस तरह राहुल बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात की बात भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिन बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी यह सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है वो, अगर 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया? इतना नहीं सोचते, जा काम कर। सोनिया को सास की बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही है बेटा? तभी सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने से सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जीवन में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर दामाद जी ने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या है ये माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, कल को जाने क्या करे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। वहीं शाम को जब राहुल घर आता है तो आज बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में राहुल फिर से सोनिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस, बहुत हुआ, दोबारा ये गलती ना करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। यह देखकर राहुल को काफी शौक लगा कि एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर काम करके तो देती, लेकिन कोई भी गलत बात या गलत हरकत वो गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन, सोनिया कहाँ हो? क्या हुआ, कहिए। ये मेरी शर्ट पर का दाग छूटा क्यों नहीं? हाथों में जोर नहीं है क्या? अब कपड़े भी साफ नहीं होते तुमसे। दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े के तार में जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है ये। लाइए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज देना अच्छे से आता है ना? हाँ? फिर राहुल सोनिया को थप्पड़ मारने जाता ही है कि सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठा देती है। यह देखकर राहुल सहम सा जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल, आई नो। शायद मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो। अगर मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ तो मैं बदले में सिर्फ सम्मान की ही उम्मीद करती हूँ। बिन बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है, बताइए तो। अगर मैंने अभी तुम पर हाथ उठा दिया तो दुनिया की नज़रों में तो मैं ही गलत बन जाती ना। तो जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा?
जब जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वो मुझसे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ लगता है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार राहुल के सामने मुंह खोला था। वहीं सोनिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज सफल होती है।